नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इस अभ्यास सीरीज में हमने 5000 सवालों के अभ्यास का लक्ष्य बनाया है ताकि रिपीट होने वाले सवाल आपके गलत न होने पाए। इस अभ्यास सीरीज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें आपको मिलेगा प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अभ्यास सीरीज। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो इसका सही जवाब होगा सी, संगठनात्मक उपागम, या इसी को इंस्टीट्यूशनल उपागम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसने दिया था? तो राजनीति की यह परिभाषा डेविड ईस्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन A.F. बेंटले ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और इसी पुस्तक में इन्होंने ग्रुप थ्योरी का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, जेलिनेक। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का वृहद रूप कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इसकी पुस्तक की रचना किया था अल्थुजर ने। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उनमें से शामिल नहीं है? तो उसमें आर्थिक आधार शामिल नहीं है। विकल्प आपका इसमें डी सही होगा। लास्की जो है संप्रभुता की ऐतिहासिक, वैधानिक और राजनीतिक आधार पर आलोचना किया है, लेकिन इन्होंने आर्थिक आधार को शामिल नहीं किया। इन्होंने कहा था समाज संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, किसने निरंकुश एकलवाद और ठोस एकलवाद को विभेदित किया है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए, मैबॉट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वे सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किसका है? तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा बी, डुगवी ने इस तरह का विचार दिया था। अब इसमें एक चीज़ आप समझते रहें कि फ्रांस के लियान डुगवी, डुगवी का पूरा नाम क्या है? लियान डुगवी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस में। क्योंकि अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कौन कहाँ का रहने वाला है, तो वो आप बताएंगे डुगवी को फ्रांस। इन्होंने बहुलवाद का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया और इनका मानना था कि कानून प्रभु का आदेश नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था से उच्च है, परे है, बाह्य है और आत्मपरक न होकर विषय परक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉक का। विकल्प आपका इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन इसमें हॉब्स पर लागू नहीं होता है? तो लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। ये जवाब इसमें आपका सही हो जाएगा। हॉब्स के समझौते के सिद्धांत में समझौता एक बार संपन्न हो जाने के बाद उसमें पुनः परिवर्तन संभव नहीं है और जनता शासक के खिलाफ भी नहीं जा सकती। इस प्रकार वह एक निरंकुश शासक लेवियाथन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व
किस में पाए जाते हैं? तो ये तत्व किस में पाए जाते हैं? रक्त संबंध में, धर्म में, युद्ध, राजनीतिक चेतना इत्यादि में इसका तत्व पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है। किस बात की प्रधानता स्वीकार करती है? तो वो स्थापित विधि की प्रधानता स्वीकार करती है। विकल्प ए सही होगा। संप्रभुता की एकलवादी धारणा के मुख्य समर्थकों की अगर बात करें तो उसमें हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा विचारक आते हैं। हॉब्स और ऑस्टिन दोनों ने ही कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 15 में है संप्रभुता की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जॉन बोदा स्वीकार करता है? तो बोदा ने संप्रभुता के किस प्रकार को, किस प्रतिबंध को स्वीकार किया है? तो वो प्रकृति और ईश्वर के कानून को स्वीकार करता है। विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान का आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉन रॉल्स ने किया था। अज्ञानता का पर्दा भी सिद्धांत को कहा जाता है। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? आपको सामने ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको समझना है कि कौन सा ऐसा वक्तव्य है जिसमें बहुलवाद अंतर्निहित है। तो विकल्प आपका इसमें सी सही होगा, क्योंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्न कथनों में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने में राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषक परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 19 में है मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा है? मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को शांतिपूर्ण प्राकृतिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं है परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है नव प्रत्ययवादियों का। और नव प्रत्ययवादी का मतलब होता है, इसको आदर्शवाद भी कहते हैं और आदर्शवाद का पिता आप जानते हैं कि प्लेटो को कहा जाता है। तो इस तरह से बाधाओं के मार्ग में बाधा बनना, यही वाला कथन इसमें अप्लाई होगा। विकल्प आपका इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका मिला जुला रूप है, ये आपको बताना है। तो कल्याणकारी राज्य मुख्य रूप से उदारवाद और समाजवाद का ये मिला जुला रूप होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझना है कि उदारवाद का पिता कौन होता है? लॉक होता है। समाजवाद का पिता कौन होता है? ओवन होता है। और वैज्ञानिक समाजवाद की अगर बात की जाए तो उसका पिता कार्ल मार्क्स होता है। तो इस तरह से इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत यह किसने दिया है? तो आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसने दिया है। तो एक तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किसने दिया है, तो ये बेंथम का कथन होता है। और इसमें आपको देखना है तो विकल्प आपका सी सही होगा। व्यक्तियों की गणना कैलकुलस का निरूपण करता है जो व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सामंजस्य लाकर सुख के कुल योग का निर्धारण करता है। यानी सुख दुख का मापक यंत्र बेंथम ने बताया था और इसके लिए उसने 7 कसौटियों की बात की थी। इसी के आधार पर सुख दुख का मापन करना स्टार्ट किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 में है ब्रिटेन के बेवरीज रिपोर्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो ब्रिटेन के बेवरीज रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया था। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा टॉलस्टॉय। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है
ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? तो ग्रीन के मत के अनुसार स्वतंत्रता के मार्ग में जो सबसे बड़ी 3 बाधाएं हैं वो हैं अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक एवं निषेधात्मक में विभक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए? तो मैकाइवर ने कहा था कि राज्य का जो कार्य होगा वो है व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास। तो सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि लास्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अधिकारों के उपभोग के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है? तो अधिकारों का उपभोग करने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित किया गया था लास्की के अनुसार वो था राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए, यानी कि सेंटर में या फिर स्टेट में शक्तियों का डिवीजन होना चाहिए, राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए। तो विकल्प आपका इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, मनुष्य अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र पैदा हुए हैं और ऐसे ही रहेंगे, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 से। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न विचारकों में से किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया था? तो इसमें सही जवाब होगा आपका बी, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करिए। तो यहाँ पर आपको 4 चेतना, राज्य, अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया है। फिर आपको कोड की सहायता से आपको अपने सही विकल्प को चयनित करना है। सही विकल्प का प्रयोग करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 1432। क्वेश्चन नंबर 32 में है, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान न भर सकने या व्हेल की भांति तैर न सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। यह अवधारणा स्वतंत्रता को किस तरह से परिभाषित करती है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा सी, ऐसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो वैयक्तिक क्रिया में बाधा डालते हैं। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, स्वतंत्रता के 3 प्रकारों के बीच बार्कर ने विभेद किया है और वे कौन कौन से हैं? तो इसमें नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में बार्कर ने विभेद किया था। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 में है, राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। यह किसका कथन है? तो ये कथन है हेयक का, और हेयक को समकालीन उदारवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका इसमें सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, मैकफर्सन को स्वतंत्रता के एक नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। यह विचार क्या कहलाता है? तो यह विचार होता है सृजनात्मक स्वतंत्रता। मैकफर्सन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने आगे चलकर सृजनात्मक स्वतंत्रता नाम की एक नवीन स्वतंत्रता के विचार का भी प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, किसने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में समानों का राज्य स्थापित किया था? तो समानों का राज्य स्थापित किया था सिसरो ने। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, किनके नाम संपत्ति के आदर्शवादी विचार से संबंधित हैं? यानी कि संपत्ति के आदर्शवादी विचारकों का नाम इसमें से आपको चयनित करना है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रीन और कांट। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें आपको कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही सुमेलित है, संपत्ति
मानव श्रम के उत्पाद के रूप में है, ये कथन है प्रोधा का। विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है। क्वेश्चन नंबर 38 में आप ध्यान दीजिएगा कि विकल्प यहाँ पर जो प्रिंट है वो गलत है। विकल्प आपका इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है भेद सिद्धांत या रॉल्स का न्याय सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको इसका अर्थ बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सही जवाब हो जाएगा आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित के लिए अधिकतम लाभकारी हों। विकल्प इसमें आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और समझने की आवश्यकता है और इसको आपको याद भी करना है कि जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम क्या था। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला सवाल है डाइसी के विधि के शासन के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है। डाइसी ने जो विधि का सिद्धांत दिया था उसका विचार है, उसका अभिप्राय है कि कोई विधि के उच्चतर नहीं है, यानी कि विधि सर्वोच्च होगी। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि शब्द का अभिप्राय क्या है। जो विधि शब्द है विधि के शासन में, उसमें विधि का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य विधि, न कि प्राकृतिक विधि, मानव स्थापित विधि या संविधान के अभिसमय। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है सीले, ऑस्टिन, लिंकन एवं डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार क्या है। तो प्रजातंत्र का विचार है इन वैज्ञानिकों विचारकों के आधार पर सरकार का एक स्वरूप। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है। काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है प्रजातंत्र, ये कहा है टेलीरेंड ने। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व को किसने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा था। तो ये कहा था स्टोजानोविक ने। विकल्प आपका इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रक्रिया किसने प्रतिपादन किया था। प्रतिनिधित्व का प्रक्रिया सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था। तो वो किए हैं हैमिल्टन। विकल्प आपका बी सही होगा। प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रिया सिद्धांत हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 46 एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो प्रथम प्रतिपादक हैं इसके हेयर, और इसी के आधार पर, इसी की वजह से कहा जाता है इसको हेयर प्रणाली। विकल्प इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है मतदान के भारित प्रणाली यानी कि वेटेज का समर्थन किसने किया था। तो इसमें जे.एस. मिल ने मतदान के भारित प्रणाली या वेटेज का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को एक से अधिक मताधिकार देने की प्रथा को बहुलवाद का मताधिकार कहा जाता है। सिजविक बहुल मताधिकार को भारीकृत मतदान की संज्ञा देते हैं। जे.एस. मिल उच्च शिक्षा और ज्ञान के आधार पर बहुल मताधिकार के समर्थक थे। तो इसमें विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि मैकाले लैकी मेन में एक समानता है और वो समानता क्या है। तो इन सभी ने महिला मताधिकार का समर्थन किया था। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है राजनीतिक दल को संरचना के संबंध में किसने सीमित या कॉकस, शाखा या ब्रांच, प्रकोष्ठ या सेल एवं नागरिक सेवा या मिलिशिया में वर्गीकृत किया था। इस सवाल को आप ध्यान से देखें, ये संभवतः आपके एलटी परीक्षा में भी पूछा गया था इस बार के। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डुवर्जर। विकल्प सी। अगला और आखिरी सवाल आज का हमारा, दबाव समूह ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है, यह कथन किसका है। तो दबाव समूह ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है, यह कथन है हर्फन फाइनर का। विकल्प इसमें आपको डी लगाना है। विकल्प आपका डी होगा, हर्फन फाइनर ने। अमेरिका में दबाव समूह शक्तिशाली होते हैं और ये राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यशैली को अधिक प्रभावित करते हैं।
तो ये था आपका 50 वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको इन सवालों को रटने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है, हमेशा इसको सुनते रहने की आवश्यकता है ताकि गलत सवाल आपके न होने पाएँ और ख़ास करके ऐसे सवाल आपके गलत ना हो जो रिपीट होने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।